पीछे आप जो दृश्य देख रहे हैं ये न्यू वाला नालंदा यूनिवर्सिटी है। विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा हुआ करता था हमारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी था। विदेशों से लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे और उसी को देखते हुए भारत सरकार ने ये जो न्यू वाला आप नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस देख रहे हैं इसको बनाया गया है और यहाँ भी कई कंट्रीज के बच्चे अभी स्टडी कर रहे हैं। मेरे साथ जिनको अभी देख रहे हैं ये सलभ जी हैं जो कि यहाँ से मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इनको यूके से 1.35 करोड़ का स्कॉलरशिप मिला है वहाँ से पीएचडी करने के लिए। तो इनसे हम जानेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में, अगर किन्हीं को इसमें एडमिशन लेना है या इसमें पढ़ाई करना है या इसमें क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, उसके बारे में भी जानेंगे और इनको कैसे स्कॉलरशिप मिला है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सैलभ जी, हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लिया, कैसे दिमाग में आइडिया आया कि हम इस यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स करें, क्या प्रोसीजर आपने फॉलो किया, क्या क्या मतलब प्रक्रियाएँ आपने फॉलो करके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया? मैंने यहाँ पर 2023 में एडमिशन लिया था और 2023 से 2025 बैच का मैं यहाँ का छात्र रहा हूँ। तो जैसा कि बात करें, एक नालंदा विश्वविद्यालय आपको एक अलग पर्सपेक्टिव आपको देता है कि अगर आप अलग अलग कोर्सेज़ में अगर आपने बैचलर्स भी की है और अलग कोर्स को जाकर अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो एक सुविधा यहाँ पर नालंदा में है। इसने मुझे काफ़ी आकर्षित किया कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पॉलिटिकल साइंस में मैंने अपनी बैचलर्स की है और मैंने मास्टर्स इकोलॉजी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में की। तो एक शिफ्ट आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जब मास्टर्स में यहाँ एडमिशन लिया तो भी मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस के काम को आगे रखा और ट्राइबल गवर्नेंस मतलब जो शासन व्यवस्था होती है उसी के ऊपर काम करते रहा। तो एक ये यूनिकनेस जो है नालंदा विश्वविद्यालय ही मुझे लगता है कि पूरे भारत में है जो ये आपको मुहैया कराती है। और दाखिले का जहाँ तक बात है तो आप यहाँ पर दो तरीके से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। पहली प्रक्रिया तो यह है कि आप CUT के एग्ज़ाम्स के थ्रू आप ले सकते हैं, CUT के PG के एंट्रेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं और दूसरा जो नालंदा विश्वविद्यालय का खुद का एक इंटरनल एडमिशन का प्रोसेस है, आप उसके थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो सैलभ जी, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जब हमने पिछला वीडियो डाला था तो नीचे कमेंट में भर दिए थे कि हिंदी की होती है, संस्कृत की होती है, इंग्लिश की होती है, मतलब किन किन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई यहाँ होती है। जैसा आपने अभी दो बोला, ये दो तो आ चुके हैं। तो हर साल यूनिवर्सिटी अपने तरीके से अपने हिसाब से नए नए कोर्सेज़ को ऐड कर रही है। मैं बाकी जो कोर्सेज़ अभी चल रहे हैं उसके बारे में तो बता ही दूंगा। इस एकेडमिक ईयर से ऑनरेबल वाइस चांसलर के विजनरी लीडरशिप के अंदर जो है कुछ और नए कोर्सेज़ एड ऑन किए गए हैं जो थोड़े से टेक्निकल हैं। तो मैं वो जैसे बताना चाहूँगा, एक तो संस्कृत को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ पर मास्टर्स के लिए। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर का एक कोर्स लाया जा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मुझे लगता है कि पिछले नहीं तो कम से कम 3 से 4 सेमिनार वर्कशॉप यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हो चुके हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी आगे आने वाली नए नए जो टेक्निक्स हैं उससे अपने आप को अछूता नहीं रखना चाहती है। तो AI के ऊपर एक कोर्स आ रहा है। तीसरे जो कोर्स इस साल से ही इंट्रोड्यूस कर रही है नालंदा यूनिवर्सिटी वो है साइंस पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो सरकार की जो अलग अलग पॉलिसीज़ का जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, अलग अलग आपके पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, अलग अलग चीज़ों का आप समाधान करना चाहते हैं तो उसके लिए एक चाहिए पॉलिसी। तो इसको ध्यान में रखते हुए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये कोर्सेस ऐड की जा रही हैं। और इसके अलावा जो अभी तक चलते आ रही थी कोर्स वो इस तरीके से हैं कि जैसे मास्टर्स इन आर्कियोलॉजी, मास्टर्स इन हिस्टोरिकल स्टडीज़, MBA इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, MSc इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, MBA उसके SBS PCR स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, फिलॉसफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन, उसके अंदर मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज़, मास्टर्स इन फिलॉसफी। इसके अलावा जो कोर्सेस हैं मास्टर्स इन हिंदी, मास्टर्स इन मैथ्स एंड मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। तो ये सारे कोर्सेज अभी फ़िलहाल नालंदा विश्वविद्यालय में चल रहे हैं। और इसके अलावा जो हैं छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स चलते हैं, वो 6-6 महीने के होते हैं, जिसमें बात कर ली जाए तो स्पेनिश है, कोरियन है, हिंदी है, जापानीज़ है। तो अलग अलग तरीके के छोटे छोटे कोर्सेज चलते हैं। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के तहत योगा भी इंटरम कैंपस में इसकी भी क्लासेस होती हैं। सैलभ जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कंप्लीट किया तो आपने जितने दिन यहाँ यूनिवर्सिटी में रहे इस कैंपस को आपने कैसे फील किया, क्लास को कैसे फील किया, या सारे चीज़ों को आपने कैसे यहाँ पे फील किया इतने दिनों में? एक तो आप जैसा आप देख पाते हो कि कैंपस तो वाकई में काफ़ी खूबसूरत है, इसमें कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और क्लासरूम की अगर अब मैं बात करूं, अगर आप एक क्लास में बैठे हैं, अगर आपके
आजू बाजू में अगर 30 बच्चे और बैठे हैं और 30 बच्चे में से ज़्यादातर बच्चे जो हैं आपके अलग अलग जगह से आते हैं। कोई बच्चे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ से हैं, कोई अफ्रीका से है, बिल्कुल सुदूर अफ्रीका से है। एक अलग पर्सपेक्टिव क्लासरूम में उभर कर आता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो बिल्कुल जब आप किसी एक नए थॉट के साथ अलग अलग बच्चे जब क्लास में आते हैं, एक हेल्दी डिबेट एंड डिस्कशन का माहौल रहता है, तो क्लासरूम वाकई में काफ़ी अच्छा रहता है। और बाकी यहाँ की खूबसूरती, राजगीर के लोग, वो काफ़ी एक बेहतर अनुभव रहा 455 एकड़ के कैंपस के अंदर। बिल्कुल, और नेट जीरो कैंपस है ना? ये मतलब बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि नेट जीरो कैंपस है। इसके बारे में पूरी देश में ही नहीं, जबकि बाहरी यूनिवर्सिटीज़ में भी नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा है। नेट जीरो इस मायने में ये कैंपस है कि जितनी एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, जितने की ज़रूरत होती है उतने से ज़्यादा एनर्जी ये भी प्रोड्यूस कर रहा है। आप अलग अलग जगह पर देखेंगे तो हमारा खुद का अपना सोलार पावर प्लांट है। हर एक रूफ टॉप अब सोलार पावर प्लांट, ऑनरेबल वाइस चांसलर जो भी नए हैं सर के विज़न के अंदर रूफ टॉप सोलार प्लांट को इंस्टॉल किया जा रहा है। तो हम सरप्लस हैं, एनर्जी अभी ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकायदा हम कुछ एनर्जी बिहार सरकार को भी देते हैं, हम सरप्लस हैं अभी, तो इस मायने में हम नेट जीरो हैं। हम ये जानना चाहेंगे सैलभ जी, इस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे अगर किन्हीं को खेल के क्षेत्र, क्योंकि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं खेल प्रेमी होते हैं, या किन्हीं को संगीत का प्रेम होता है, तो काफ़ी चीज़ें मतलब होती है, तो क्या क्या चीज़ें वो थोड़ा सा बता दीजिए। खास करके स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स की यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्लास की फैसिलिटी है। फुटबॉल ग्राउंड है हमारे पास क्रिकेट ग्राउंड है, हमारे पास इंडोर स्टेडियम है। इसके अलावा मैं खास करके बात करना चाहूँगा कल्चर सोसाइटी पर, जहाँ पर कल्चर के ऊपर काम करते हैं बच्चे अलग अलग जगहों पर जाकर विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। खास करके डिबेट में अभी एक काफ़ी अच्छा नालंदा की जो पुरानी परंपरा रही थी, वाद विवाद कैसे होता था, उसको जाकर अभी फ़िलहाल मुंबई में एक आयोजन कार्यक्रम हुआ था, वहाँ पर जाकर नालंदा के विश्वविद्यालय के बच्चों ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। तो कल्चर सोसाइटी नालंदा विश्वविद्यालय में काफ़ी मजबूती के साथ काम कर रही है। अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके के आयोजन होते हैं, और सिर्फ ये भारतीय संस्कृति को ही विश्व पटल पर नहीं रखती है, बल्कि विश्व पटल पर जो अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, जो अलग अलग देश की संस्कृति सभ्यता है, उससे भी खास करके जो भारत के बच्चे हैं उनको भी रूबरू होने का मौका मिलता है। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं काफ़ी मतलब कि अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए गए हैं, तो इन स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि पीछे अगर देख रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि पीछे सारी चीज़ें क्या क्या हैं। स्ट्रक्चर अपने आप में यूनिकनेस है। स्ट्रक्चर आपको पुरानी नालंदा की जो खंडहर है, नालंदा के जो पुरानी प्राचीन दीवारें हैं, उसकी आपको झलक यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप जब कमरे के अंदर बैठेंगे तो इसकी दीवार की जो मोटाई है, आप खास करके अगर छत की अगर आप देखेंगे, जो ऊपर के स्ट्रक्चर्स हैं, फनल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ध्यान में रखकर वो डेवलप किया गया है। तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर इस स्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। पुरानी नालंदा महाविहार की झलक मिले इस नए नालंदा विश्वविद्यालय में, उसको ध्यान में रखकर किया गया है। नेट जीरो को ध्यान में रखकर किया गया है। इन सभी चीज़ों का एक संपूर्ण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सबको ध्यान में रखकर इस विश्वविद्यालय को तैयार किया गया है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे, आपने ये तो बता दिया कि किन्हीं को एडमिशन यहाँ लेना है तो कैसे कैसे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ एडमिशन लेने के बाद क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं पढ़ाई के दरमियान? पढ़ाई के दरमियान अगर किसी को चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे मैं बात करूं कि कुछ अगर अलग अलग देश के बच्चे आते हैं तो उनको भारत की संस्कृति, यहाँ की भाषा, इसको सीखने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो उसके लिए भी विश्वविद्यालय ने खास रूप से एक समाधान करके रखा है कि शॉर्ट टर्म प्रोग्राम चलाते हैं। जो बच्चे खास करके मैं बात करूं जो वियतनाम से, कंबोडिया से, थाईलैंड से आते हैं, तो उनको यहाँ पर अगर अंग्रेजी में थोड़ी सी अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म प्रोग्राम यूनिवर्सिटी चलाती है। अगर किसी को हिंदी सीखने में, क्योंकि अब जैसे अब आजू बाजू के लोगों से उनको बात करनी होती है, राजगीर मार्केट में आपको कई सारे यहाँ फॉरेनर्स मिल जाएंगे जो काफ़ी अच्छी अब हिंदी बोल लेते हैं, तो उसका सारा श्रेय विश्वविद्यालय को जाता है कि विश्वविद्यालय ने शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के तहत ऐसे कोर्स भी ऑफर किए हैं कि अगर बाहर के देश के बच्चे भी आकर वो हिंदी सीखें, अलग अलग चीज़ों को सीखें। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, खान पान को लेकर थोड़ी सी समस्याएँ रहती है कि वो बिल्कुल एक अलग क्लाइमेटिक जोन से दूसरी जगह आते हैं, उनके लिए बिल्कुल ही नई चीज़ें होती है, तो उसके लिए भी विश्वविद्यालय अपने डाइनिंग में स्टूडेंट फ्रेंडली तरीके से काम करती है, जिसमें हर एक तरीके के व्यंजनों का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, यहाँ सेंट्रल किचन भी है। बिल्कुल, सेंट्रल डाइनिंग हॉल है। एक साथ मिलकर सारे बच्चे वहीं पर सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर आफ्टरनून लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर एक साथ सब लोग बैठकर वहाँ पर करते हैं। सैलभ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने तो यहाँ से मास्टर्स जैसे ही कंप्लीट किया, आपको यूके से ऑफ़र भी आ गया, आपको हमने जहाँ तक हमें पता है कि 1.35 करोड़ का आपको स्कॉलरशिप दिया गया, तो ये किसके द्वारा दिया गया और कौन से यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी करने जा रहे हैं?
तो मैं पीएचडी करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम जा रहा हूँ। और ये पीएचडी की जो फेलोशिप है मुझे मिडलैंड ग्रेजुएट स्टूडेंटशिप एक करके होती है। रसल ग्रुप के अंदर 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो 8 यूनिवर्सिटीज़ के तकरीबन जो पीएचडी कैंडिडेट होते हैं उसको ये फेलोशिप मिलती है सोशल साइंस में जो रिसर्च करना चाहते हैं। तो उसी में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में मेरा दाखिला इसी फेलोशिप के अंतर्गत हुआ है। और इसका बाकायदा पूरा श्रेय नालंदा विश्वविद्यालय की फैकल्टी, नॉन टीचिंग स्टाफ, इवन जितने लोग हैं यहाँ पर, जो लोग मतलब यहाँ पर डाइनिंग में खाना बनाते हैं, अलग अलग जगहों पर हैं, गार्ड भैया, सबको श्रेय जाता है कि आपको 2 साल में शेप करने में हर एक की काफ़ी अहम भूमिका रही। और वर्तमान में जो मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो भी मैं नालंदा विश्वविद्यालय में ही इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च के द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो विश्वविद्यालय ने अपने पास आउट बच्चों को मौका दिया, उस दरमियान हमने बहुत कुछ और नई नई चीज़ें सीखी, उससे और हमें पीएचडी में जाने में और आसानी हुई। लेकिन काफ़ी मिस करेंगे अपने यूनिवर्सिटी को। अपनी माटी उसको हर कोई मिस करता है। मैं बिहार से ही हूँ, मुंगेर से हूँ, नालंदा से एक भावनात्मक जुड़ाव भी है, तो नालंदा को मिस वाकई करूँगा। लेकिन फिर आगे और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लौट कर फिर आना है बिहार, ये एक बस ध्यान में है। और काफ़ी मतलब कि बिहार से होने के नाते काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा होगा कि हम अपने ही कंट्री में ऐसे यूनिवर्सिटी अवेलेबल है जिसमें से पढ़कर हम दूसरे कंट्री में जाके पीएचडी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बिहार के बहुत लोगों को इस विश्वविद्यालय के बारे में पता नहीं है, तो मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि आपके और मेरे अपने बिहार में एक इस तरह की विश्वविद्यालय है जो विश्व स्तरीय शिक्षा आपके सामने रखती है। तो जो बच्चे यहाँ पर अभी कुछ ही समय में एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप अप्लाई कीजिए और ट्राई कीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन हो। आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हर एक मामले में आपको हर एक सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयार है। और आप यहाँ से अपने सपनों को जितना आगे आप ले जाना चाहते हैं वो आपके लिए फिर। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, कमेंट हम जब पढ़ रहे थे, कि हम नालंदा यूनिवर्सिटी में इंटर करके जाएंगे या ग्रेजुएशन करके जाएंगे या कौन से सब्जेक्ट करके हम इसमें आ सकते हैं। तो अगर नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह से जो शोध को ध्यान में रखकर ये विश्वविद्यालय को डेवलप किया गया है, तो अगर आपको नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है तो यहाँ सिर्फ मास्टर्स, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मास्टर्स और पीएचडी उसी की यहाँ पर पढ़ाई होती है। और पीएचडी के बाद भी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होता है। तो जो हायर स्टडीज़ को परस्यू करना चाहते हैं वो ज़रूर नालंदा विश्वविद्यालय को अपने ध्यान में रखें। बैचलर्स के लिए आप अलग अलग विश्वविद्यालयों को देख सकते हैं, उसके अलावा यहाँ हायर स्टडीज़ की पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय से होती है। बिल्कुल। और जहाँ तक हमने देखा, जैसे हम जितना जानते हैं आपके बारे में, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ लेने के बाद वो चाहते हैं कि हम आगे पढ़ें, बट उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है। बट आपको तो स्कॉलरशिप वो भी अच्छा खासा अमाउंट में मिला है और अच्छी कंट्री से मिला है। तो ये कैसे मिला है, मतलब कि क्या प्रोसीजर आपने अपनाया, क्या प्रक्रिया अपनाया? स्कॉलरशिप की जहाँ तक बात रही और रिसर्च की ही मैं बात करना चाहूँगा, तो रिसर्च में एक चीज़ जो सबसे बिल्कुल मायने रखती है वो है धैर्य। अगर आपको पेशेंस रहना होगा, आपको कई सारे प्रोफेसर्स से बात करनी होगी। मैंने अपने इस पीएचडी के दरमियान तकरीबन दुनिया भर के 50 से ज़्यादा प्रोफेसर्स को मैंने रीच आउट किया। कई प्रोफेसर्स के पास वैकेंसी नहीं थी, कई प्रोफेसर्स के पास फंडिंग नहीं थी कि आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सके। तो इसमें यही होता है कि आपको लगे रहना होता है, आपको करते रहना होता है। इसी दरमियान मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, वहाँ के एक प्रोफेसर्स हैं टॉम फॉस्टर, अगर मैं सही अगर उनका नाम ले पा रहा हूँ, वो डेवलपमेंट स्टडीज़ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। मैंने उनको रीच आउट किया तो उन्होंने बताया कि मैं इस पर तुम्हें लेने के लिए तैयार हूँ, काफ़ी अच्छा विषय है, लेकिन मैं शायद फेलोशिप और टाइम को लेकर मेरे साथ एक समय है, क्योंकि मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ। फिर उन्होंने मुझे नॉटिंघम यूनिवर्सिटी की इस प्रोफेसर सारा जेविट मैम के बारे में बताया कि आप एक बार इनसे रीच आउट करें। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो मेरी सुपरवाइज़र होने वाली हैं सारा जेविट, उनका काम इंडिया के ऊपर ही है और झारखंड के ऊपर उनका काम किया हुआ है। तो उन्होंने मुझे सारा जेविट से बताया कि आप इस मैम को कांटेक्ट करो। फिर हमने मेल के थ्रू उनको रीच आउट किया। इसके लिए आपको करना होता है कि आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है कि आप किस विषय पे शोध करना चाहते हो। सारा मसला आपके रिसर्च प्रपोजल का होता है कि वो कितना स्ट्रांग है, कितना मतलब जो सामने वाले को है वो कन्विंस करता है कि आप ये काम कर लेंगे और ये काम कुछ अलग है, हो सकता है। तो रिसर्च प्रपोजल एक बहुत बड़ा मायने होता है। दूसरा, आपके जो प्रोफेसर्स आपके बिहाफ पर लिखते हैं। इसी नालंदा विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर्स ने मेरे लिए, उसको कहते हैं हम एकेडमिक, मतलब अपने एकेडमिया में हम उसे कहते हैं कि रेफरेंस, कि किसी प्रोफेसर्स ने आपके बिहाफ पर लिखा कि मैं इसे जानता हूँ, इसने ये चीज़ें
की हैं, दूसरी चीज़ें। तीसरी चीज़ें कि आपने उस संबंधित विषय में आपने क्या कुछ कर रखा है पहले से। तो ये मैंने जब मास्टर्स की डिजर्टेशन के दरमियान से ही मैं ट्राइबल गवर्नेंस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। तीसरी चीज़ें। चौथी चीज़ें, क्या आपने कोई पेपर पब्लिश किया है, कुछ चीज़ें आपको आती है कि आपने पहले से पब्लिश करके रखा है इस विषय से संबंधित। तो मेरा जो डिजर्टेशन के ऊपर काम था वो रिसर्च पेपर बहुत जल्द वो पब्लिश होने वाला है, वो भी रिवीजन में है एक जर्नल के अंदर। तो ये कई चीज़ें मायने रखती है कि आप एकेडमिकली साउंड करने चाहिए। धैर्य सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरे मसले में। मुझे इस पर जयशंकर प्रसाद जो कि हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, उनकी ये पंक्तियाँ याद आती है कि धरती कहती धैर्य न छोड़ो, सर पर हो कितना भी भार, नभ कहता है उतना फैलो, ढक लो सारा संसार, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जिसकी धारा प्रतिकूल ना हो, उस पथ पर चलना चलना क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। तो पेशेंस, राह में कठिनाइयाँ हैं, सबों के साथ हैं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हर एक व्यक्ति के साथ अपने अलग अलग मसले हैं। धैर्य के साथ काम में जुटे रहना होता है और अंततः सफलता आपके हाथ होती है। तो आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं यूके? ये मुझे 4 साल के लिए स्कॉलरशिप मिली है कि 4 साल के अंदर मुझे ये पीएचडी अपनी पूरी करनी है। पूरी कोशिश होगी 4 साल के अंदर, और जितना जल्द हो सके इस काम को पूरा करना है, इसको अंजाम तक पहुंचाना है और फिर लौटकर मुझे वापस यहीं आना है। एक बात मेरे मन में जो बहुत क्लियर है कि मैं चाहूँ तो मेरे पास सारे ऑप्शंस खुले होंगे कि मैं वहाँ से आगे रहूँ, यूके में रहूँ या आगे की स्टडीज़ करूँ या एकेडमी में, जहाँ भी चाहूँ। लेकिन एक चीज़ तय है कि लौटकर मुझे वापस बिहार आना है। मतलब अपने वतन में लौट कर आना? हाँ बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने के बाद अच्छे अगर ऑफर्स मिले तो फिर हम वहीं नहीं, वो मतलब एक दिली ख्वाहिश थी कि मतलब हमने भारत के अलग अलग विश्वविद्यालय में पढ़ने का, ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि भारत की काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिला। अब मैं बाहर जाकर भी देखना चाहता हूँ कि वहाँ किस तरीके से रिसर्च होता है, क्या उनके तरीके हैं सोचने के। सारे अनुभव लेने के बाद वापस लौटना ही है, ये तय है। तो सैलब जी से अब मुलाकात 4 साल बाद होगी? नहीं, 4 साल बाद नहीं होगी, होती रहेगी मुलाकात। का क्या है, मतलब बीच बीच में कभी आए तो हो जाएगी मुलाकात? बिल्कुल, मुलाकात होती रहेगी। फिर मिलते रहेंगे कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये सैलब जी थे और इनका हम अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर रहे थे। ये नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्र थे जो कि यहाँ से मास्टर्स अपना कंप्लीट करके अब ये यूके जा रहे हैं अपना पीएचडी रिसर्च करने के लिए। और भी चीज़ों पे चलिए, कुछ अगर क्वेश्चन छूट जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस क्वेश्चन को लेकर हम इनसे नहीं, अगर सामने से मिलेंगे तो ऑनलाइन भी इनसे हम पूछने का कोशिश करेंगे और आप लोगों को जवाब देने का प्रयास करेंगे।